नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हो गया है खबरें रफ्तार से और विस्तार से देखने का, तो देखिए खबरें सुपरफास्ट। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर हैं। करीब 8 महीने बाद पीएम मोदी वाराणसी जा रहे हैं। इस दौरान पीएम 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात भी देंगे, जिसमें 744 करोड़ रुपए की 68 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और 839 करोड़ रुपए की 160 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। IIT BHU के ग्राउंड में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां 5,000 से ज्यादा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत बिठाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक करीब 5 घंटे तक मोदी वाराणसी में ही रहेंगे। आठ महीने के बाद वाराणसी के सांसद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां आ रहे हैं। मोदी आज यहां मशहूर रुद्राक्ष भवन का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए काशी भी सज धज कर तैयार हो चुकी है। जिस गंगा को वो अपनी मां समान मानते हैं, उसी गंगा के 80 घाट पर प्रधानमंत्री के नाम से विशेष आरती हुई, जहां उनकी तस्वीर को घाट की सीढ़ियों पर सम्मान के साथ रखा गया। आज पीएम मोदी करीब 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11 बजे के करीब मोदी हेलीकॉप्टर से BHU IIT खेल मैदान में जनसभा स्थल में पहुंचेंगे। यहीं पर मोदी 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मोदी के इस दौरे का आखिरी कार्यक्रम BHU के अस्पताल में बने मातृ शिशु केंद्र में है, जहां पर वो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी काशी को जो सबसे बेशकीमती सौगात भेंट करने वाले हैं, वो है ये शानदार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो सज धज कर तैयार है। इसको जापान ने भारत के साथ मिलकर बनाया है। ये कन्वेंशन सेंटर 13,096 वर्ग मीटर में बना है। इसमें 1200 लोगों के बैठने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉल है। कन्वेंशन सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम से बने 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे में रत्ती भर की कोई बाधा न आए, इसके लिए खुद CM योगी ने मंगलवार को ही वाराणसी जाकर तैयारियों का जायजा लिया। ये भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी का काशी का ये दौरा यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सांसद बॉर्डर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान रक्षा मामलों की संसदीय समिति की मीटिंग को छोड़कर बाहर आ गए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने LAC के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन समिति के अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी भारतीय सुरक्षा बलों की ड्रेस पर चर्चा के दौरान संसदीय समिति की बैठक से राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने सभी नेताओं को फ्लोर मैनेजमेंट पर जोर देने की बात कही। बाकी विपक्षी दलों से बेहतर समन्वय बनाने को लेकर सोनिया गांधी ने नेताओं को खास ध्यान देने को कहा है। सोनिया गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का एक तरह का स्टैंड होना चाहिए। पिछली घटनाओं को गिनाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इससे पहले कुछ मुद्दों पर राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी के पक्ष में विरोधाभास रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर पार्टी एकजुट नजर आनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रेल मंत्रालय से हटाने के बाद अब पीयूष गोयल को बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। कुछ ही समय में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले बीजेपी ने पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद ये पद खाली था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चुनाव के पहले से जारी तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ममता बनर्जी ने भी केंद्र को CBI का जवाब CID से दिया है। दरअसल राज्य पुलिस की CID ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के घर दबिश दी। बंगाल CID की स्पेशल टीम शुभेंदु के घर पर उनके पूर्व सुरक्षा गार्ड शुभव्रत चक्रवर्ती के संदिग्ध मौत के मामले में जांच करने पहुंची, जहां उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। शरद पवार ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने की खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से उनके इस बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। शरद पवार ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए वो दावेदारी नहीं करेंगे। इससे पहले शिवसेना के संजय राउत ने कहा था कि शरद पवार मोदी के खिलाफ चेहरा बन सकते हैं। आपको बता दें कि हाल के दिनों में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। इसके अलावा वो 2 बार शरद पवार से भी मिल चुके थे।
इसी से अटकलें लगी थीं। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी यूपी पर फोकस कर रही है। इस बार कांग्रेस में यूपी की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में है। प्रियंका कल लखनऊ पहुंच रही हैं। बीजेपी ने उनके दौरे का पिकनिक कहकर मजाक उड़ाया है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि 2022 का लक्ष्य हासिल करेंगे। और निश्चित रूप से उनके आने के बाद एक और उत्साह कार्यकर्ताओं में होगा और मैं समझता हूं कि 2022 के चुनाव के लक्ष्य को हम बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। देखिए 3 दशक तो हो गए हैं, अब मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है कांग्रेस का, क्योंकि देश में भी नहीं है कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में तो 3 दशक से बिल्कुल गायब हो चुकी है। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके लिए सरकार लगभग 34,401 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगाई गई थी। हुए दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली पुलिस के काम करने के तौर तरीके से नाराज कोर्ट ने भजनपुरा इलाके के एसएचओ और सीनियर अधिकारियों पर 25,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने ये जुर्माना दिल्ली हिंसा 2020 के दौरान पुलिस को ठीक से काम न करने का दोषी पाते हुए लगाया। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस ही आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन की पाबंदियों को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि पाबंदियों में काफी छूट दी गई है। बस और ऑटो चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन लोकल ट्रेन फिलहाल नहीं चलेगी। हालांकि मेट्रो ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी। शनिवार और रविवार को मेट्रो रेल बंद रहेंगे। केवल 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो ट्रेन चलाए जाएंगे। राज्य सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। लद्दाख में पिछले 1 साल से जारी तनातनी के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में द्विपक्षीय बैठक की है। भारत की ओर से शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ लद्दाख में जारी तनाव पर चर्चा की। वहीं बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस लें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वो सभी पुलिस स्टेशन को निर्देश दें कि IT एक्ट की निरस्त हो चुकी धारा 66A के तहत कोई केस दर्ज न किए जाए। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश भी दिया है कि वो जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट के 24 मार्च 2015 के आदेश का पालन करने को कहें। कांगड़ा में बादल फटने के बाद जो तबाही आई उसमें कई लोगों की मौत हो गई। इसमें पंजाबी सूफी सिंगर मनजीत सिंह भी थे। बादल फटने के बाद मलबे के ढेर ने कई लोगों को गुम कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी कई लोगों की तलाश जारी है। कांगड़ा में जख्म अभी भरे नहीं और खतरा अभी टला नहीं। नदियों में अभी उफान है और बादलों की आवाज खौफ पैदा कर रही है। बोह गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है। यहाँ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक फ्लैश फ्लड के बाद जमे मलबे से 6 शव निकाले जा चुके हैं। फ्लैश फ्लड से मंडी पठानकोट हाईवे भी जगह जगह कट गया। रोड पर पानी बह रहा है और दोनों तरफ बेबस लोग पानी का स्तर घटने का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात में भी बाढ़ के हालात हैं। द्वारका में भारी बारिश के बाद हालात खराब हैं। कल्याणपुर गांव में बाढ़ के हालात हैं। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। शमशान घाट और कब्रिस्तान सब बाढ़ के पानी में डूबे हैं। दाह संस्कार और जनाजे को दफनाने के लिए भी भारी दिक्कत हो रही है। बूढ़ी गंडक के जलस्तर में रोज बढ़ोतरी हो रही है। मुजफ्फरपुर में भी नदी का पानी सैकड़ों घरों में घुस चुका है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी खतरनाक रूप से बढ़ा है। शहरी क्षेत्र वाले इलाके शेखपुर में हालात खराब हैं। समस्तीपुर में हाल यह है कि 70 साल पुराना लोहे का पुल कभी भी गिर सकता है। समस्तीपुर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और पुल को खतरा पैदा हो गया है। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी में इमारत से संदिग्ध तौर पर महिला के गिरने की भयानक तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली है।
तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे एक महिला इमारत से नीचे लटक रही है। पति उसे बचाने की कोशिश करता है मगर हाथ छूट जाता है और महिला नीचे गिर जाती है। महिला की स्थिति नाजुक है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी पर तब हमला किया जब वो अपनी कार में था। पुलिस के मुताबिक मृतक कारोबारी पर जमीन विवाद के कई मामले पहले से दर्ज थे। आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या भी जमीन के विवाद में की गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बिहार के मोतिहारी में मदर टेरेसा ट्रस्ट के नाम पर हजारों महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चिट एंड फंड कंपनी ने हजारों महिलाओं को करोड़ों का चूना लगाया है। इसी बात से नाराज होकर महिलाओं ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं को पुलिस ने शांत किया और चिट फंड कंपनी चलाने वालों की तलाश में जुट गई है। पाकिस्तान के डासू इलाके में चलती बस में हुआ जबरदस्त ब्लास्ट। हमले में 10 लोगों की मौत। मरने वालों में 6 चीनी नागरिक और 1 पाकिस्तानी जवान भी शामिल है। धमाके में करीब 40 लोग हुए घायल। हादसे में शामिल चीनी इंजीनियर पाकिस्तान में बना रहे थे डैम। पाकिस्तान में हुए बम धमाके की चीन ने की निंदा। घटना पर जताया दुख। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने पाकिस्तान के धमाके की गहन जांच करने की मांग की। लिजियन ने चीनी कर्मचारियों और संस्थानों की सुरक्षा पुख्ता करने की अपील भी की। ईरान और अमेरिका के बीच कैदियों की अदला बदली को लेकर चल रही है बातचीत। ईरानी सरकार के प्रवक्ता ने की पुष्टि। कहा दोनों देश इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए बढ़ रहे हैं आगे। जल्द होगा समझौते का ऐलान। परमाणु समझौते से अलग इस मुद्दे पर चल रही है बैठक। इजरायल में संयुक्त अरब अमीरात ने औपचारिक रूप से खोला अपना दूतावास। दोनों देशों द्वारा खुले संबंध स्थापित करने के ऐलान के 1 साल से भी कम समय में यूएई ने तेल अवीव में दूतावास का किया उद्घाटन। इजरायल के राष्ट्रपति ने दूतावास को शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण और मील का पत्थर बताया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती की योजना को लेकर की बैठक। नए कानून में लगभग 12 प्रमुख प्रस्ताव होंगे शामिल। उनमें से अधिकतर 2030 तक गैस उत्सर्जन में 40% कटौती के यूरोपीय संघ के पुराने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पहले से मौजूद कानूनों का निर्माण कर रहे हैं। पेरू में डॉक्टरों ने कोरोना के बूस्टर डोज की मांग के लिए किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे मेडिकल कर्मी। सरकार से फाइजर या बायोएनटेक के बूस्टर डोज की मांग की। देश में कई डॉक्टर्स की कोरोना की दोनों डोज लगने के बावजूद हुई मौत से नाराज है मेडिकल कर्मी। आंतों की सफल सर्जरी के 10 दिन के बाद वेटिकन सिटी लौटे पोप फ्रांसिस। वेटिकन में पोप का पुलिस और शुभचिंतकों ने किया स्वागत और बेहतर स्वास्थ्य के लिए दी शुभकामनाएं। 2013 में पोप बनने के बाद पहली बार हुई धर्मगुरु की सर्जरी। एक के बाद एक भूकंप के 22 झटकों से दहला ताइवान का पूर्वी तट। सबसे पहले सुबह करीब 7 बजे आया भूकंप। 2 घंटों में 22 बार लगे भूकंप के झटके। भूकंप की सबसे अधिक तीव्रता 5.2 मापी गई। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्विट्जरलैंड की वित्तीय राजधानी ज्यूरिख में बारिश और आंधी तूफान से हुआ भारी नुकसान। कई इमारतें तूफान की चपेट में आकर हुई क्षतिग्रस्त। सड़कों और पेड़ों को भी हुआ नुकसान। पैड पर खड़ा हेलीकॉप्टर भी तूफान से बच नहीं पाया। मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश और भूस्खलन की दी चेतावनी। 24 साल बाद माँ बाप से मिला अगवा हुआ बेटा। चीनी पुलिस ने डीएनए के जरिए गो शिनजेन को परिवार से मिलाया। 2.5 साल की उम्र में गो शिनजेन घर के पास से हो गया था किडनैप। सालों बाद एक दूसरे से मिलने के बाद रो पड़ा पूरा परिवार।